कुलगाम से बड़गाम, अनंतनाग से पुलवामा, कश्मीर में फिर एक बार गैर कश्मीरी और कश्मीरी पंडितों के लिए हालात खानाबदोश जैसे हो गए, जिसको लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। आज अपने मेहमानों के साथ बहस में हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने हिंदुओं को डरा कर रख दिया है। टारगेट किलिंग के चलते घाटी में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। दहशतगर्दों ने कश्मीर को 90 के दशक में वापस एक बार ढकेल दिया है। वहां 26 दिनों में 10 हत्याएं हुई हैं। 10 हत्याएं। गम, गुस्सा, बेबसी के बीच कश्मीरी पंडितों ने घाटी में सभी जगहों पर प्रदर्शन भी स्थगित कर पलायन शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर टारगेट किलिंग पर बैठकों का दौर भी जारी है। हम इन सभी मुद्दों पर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इंडिया का सवाल की प्रोड्यूसर आस्था श्रीवास्तव की इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। कश्मीर में लौटा हत्याओं का दौर। कब बंद होगा घाटी में खूनी शोर? घाटी में मचा कोहराम, पलायन का जिम्मेदार कौन? कुलगाम, बडगाम, दहला, हिंदुस्तान लेगा हर जुल्म का बदला। एक बार फिर घाटी में सुरक्षा पर सवाल है और सड़कों पर मचा बवाल है। जी हाँ, ये डरा देने वाली तस्वीर वहाँ की है जिसे हम जन्नत कहते हैं, जो स्वर्ग से भी सुंदर है। लेकिन दहशतगर्दों ने यहाँ तबाही मचा रखी है, जिससे कश्मीर में दहशत का माहौल है। आतंकियों के हौसले कितने बुलंद है, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा लीजिए। ये सीसीटीवी फुटेज उस बैंक का है जहाँ आतंकियों ने घुसकर बैंक मैनेजर की हत्या कर दी। आतंकी संगठन कश्मीर KFF ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। KFF ने चिट्ठी जारी कर चेतावनी भी दी है। जो भी कश्मीर के डेमोग्राफिक बदलाव में शामिल होगा, उसका यही अंजाम होगा। जो भी बाहरी लोग इस धोखे में रह रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उन्हें यहाँ स्थायी कर देगी, उनके लिए आँख खोलने वाला है। अब बाहरी लोगों को वास्तविकता समझ लेनी चाहिए कि उन्हें इसके लिए जान भी गंवानी पड़ेगी। सोचिए, कहीं देर ना हो जाए और अगली बारी तुम्हारी ना हो। कश्मीर में ऐसी घटनाओं को देखते हुए खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे कश्मीर हिंदुओं ने पलायन का ऐलान कर दिया है। पिछले महीने से कश्मीर में आतंक के स्थानीय और गैर स्थानीय नागरिक और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बना रहे हैं। पिछले 26 दिनों में कश्मीर में 9 हत्याएं हो चुकी है। कश्मीर में आतंकियों की तबाही से लोगों में गुस्सा तो है, लेकिन उससे ज्यादा चिंता है अल्पसंख्यकों की और दूसरे राज्यों से आए लोगों की। हत्याओं के बीच लोगों का कहना है कि वो घाटी से जाने के विकल्प तलाश कर रहे हैं। हमें जम्मू जाने के लिए सभी मास माइग्रेशन के लिए हम तैयार हो रहे हैं, इसलिए हम ट्रक्स का जो है रेट फिक्स करने के लिए आए थे। तो देखते हैं क्या होता है, शाम तक कोई डिसीजन आता है, नहीं तो हम डिसाइड कर लिया है, ट्रक वालों से बात कर ली है, तो कल सुबह हम पलायन कर लेंगे। एक्चुअली हम रेंटेड पे रहते हैं वहाँ पे। तो जिस दिन लास्ट टाइम दीपक चंद और सुपेंद्र कौर की किलिंग हुई थी, तो उस दिन तो एक पैनिक सा क्रिएट हो गया था। उसके बाद अगर आपको याद होगा, ML बिंद्रू पे एक अटैक होना अटैक हुआ उनकी किलिंग हुई, तो सिचुएशंस थोड़ी क्लियर होने लग गई दैट दीज पीपल्स आर टारगेटिंग ऑन माइनॉरिटी कम्युनिटीज। उसके बाद संदीप मावा जी पे अटैक किया गया था, और उसके बाद आप देखेंगे काफी लोकल्स पे भी अटैक किया गया था। तो लास्ट टाइम जब राहुल भट्ट जी पे अटैक किया गया था और वो ऑफिस में बैठे हुए थे, तो सिचुएशन वाज वेरी क्लियर दैट वी वर फीलिंग हाईली अनसेफ इन दैट सिचुएशन। तो हमें उस दिन सर वहां से निकलना पड़ा। सर हालात बिल्कुल सही नहीं है।
हमने सुना था अपने पेरेंट्स से, जैसे 1990 का जो हाल था, आज मुझे लगता है उससे भी बहुत बहुत घटिया हालात है। आजकल चाइनीज पिस्टल वहां पहुंचा हुआ है जो किसी के भी जेब में, जैसे आपने आज देखा होगा जो विजय जी शहीद हुए हैं, कैसे वो एकदम से 2 सेकंड के अंदर आए, लोड किया और उनको फायर करके निकल भी गए। कश्मीर में हो रहे टेरर किलिंग पर गृह मंत्रालय सख्त है और लगातार दूसरे दिन तेज हलचल है। चौबीस घंटे के अंदर गृह मंत्री अमित शाह 2 बार एनएसए अजीत डोभाल के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए डोभाल, आर्मी चीफ मनोज पांडे मौजूद रहे। टारगेट किलिंग से निपटने की रणनीति के साथ साथ अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर मंथन हुआ। घाटी में हो रहे आतंक को देखते हुए बस यही सवाल खड़ा होता है, आखिर कितने बेगुनाह टारगेट किलिंग का शिकार होंगे? घाटी और कितने अल्पसंख्यकों के खून से लाल होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इस वक्त आ रही है बड़ी खबर गृह मंत्रालय से। गृह मंत्रालय में टारगेट किलिंग पर हाई लेवल मीटिंग हुई खत्म। 2 घंटे तक दिल्ली में चली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनएसए अजीत डोभाल, आर्मी चीफ मनोज पांडे और रॉ चीफ सामंत गोयल रहे मौजूद। इसके अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी भी रहे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय में चली 2 घंटे की बैठक में कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर चिंतन हुआ, चर्चा हुई और आगे का एक्शन प्लान भी। इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें सेना प्रमुख एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह, रॉ चीफ, बीएसएफ चीफ, सीआरपीएफ चीफ, यानी कि सरकार का प्लान तैयार, एक्शन में आएगी सरकार। इस बड़ी खबर पर सीधे चलते अपने रिपोर्टर के पास, हमारे संवाददाता नमित त्यागी। नमित, 2 घंटे की बैठक हुई खत्म, बैठक में क्या फैसला लिया गया और क्या एक्शन प्लान है? नमित। देखिए बिल्कुल मनीष जी, कश्मीर के अंदर घाटी में जिस तरीके के हालात पिछले 22 दिन में देखे गए हैं, 8 से ज़्यादा लोगों की टारगेट किलिंग के तहत हत्या की गई है, उसको लेकर गृह मंत्रालय ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बैठक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एनएसए चीफ अजीत डोभाल भी इस बैठक के अंदर मौजूद थे। इसके अलावा बात करें सीआरपीएफ और बीएसएफ के चीफ भी इस बैठक में थे। इस बैठक में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि चाहे कश्मीरी हो या नॉन कश्मीरी हो, उनकी सुरक्षा का जिम्मा केंद्र सरकार का है। उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार कड़े कदम आगे आने वाले समय में उठाए जाएंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि वहां पर लोकल स्तर पर जो सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों का दायरा है, उसको भी सरकार अब आगे आने वाले समय में बढ़ाएगी। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को इस बैठक के दौरान तमाम जो अधिकारी थे, उन्होंने कहा है कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड की जो स्पीड है, उसको स्पीड को जो है वहां पर बढ़ाया जाएगा। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से घाटी से लोगों का पलायन हो रहा है, उस पर यह बड़ी बैठक हुई है। कुछ देर के बाद यह भी क्लियर हो जाएगा कि इस बैठक में क्या कोई जम्मू कश्मीर और घाटी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि जम्मू के अंदर घाटी से कई ऐसे हिंदू सरकारी कर्मचारी हैं जो कि अब घाटी से लेकर कश्मीर पहुंच चुके हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमारा ट्रांसफर घाटी से जम्मू किया जाए या फिर कोई ऐसी सुरक्षित स्थान पर किया जाए। तो लगातार वो लोग सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही हैं। लेकिन उन सब बातों के बीच में आज गृह मंत्री अमित शाह ने जो बड़ी बैठक बुलाई थी, इस बैठक के अंदर तमाम बड़े फैसले लिए गए होंगे। कुछ ही देर के बाद तस्वीर साफ होगी मनीष जी कि क्या कुछ जी, कुछ ही देर बाद तस्वीर साफ होगी। ये देखिए बैठक की तस्वीरें। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल समेत कई बड़े अधिकारी, आला अधिकारी, जिसमें मनोज सिन्हा, जी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एलजीबी आप देख सकते हैं, वो भी बैठक में रहे मौजूद। ये सीधी तस्वीरें बैठक की जिसमें 2 घंटे तक चली बैठक। उसमें केंद्रीय गृह सचिव समेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, एलजी मनोज सिन्हा,
सेना प्रमुख मनोज पांडे समेत कई आला अधिकारी इसमें मौजूद रहे। 2 घंटे की बैठक में आखिर क्या निकला ये कुछ ही देर में पता चलेगा। आइए चलते अपने मेहमानों की ओर। मेहमानों में हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के रूप में अनुमा आचार्य, विंग कमांडर रिटायर्ड हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी हमारे साथ हैं। ऋषभ, आपका स्वागत है। कश्मीर से युवा नेता के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट सनम शाह हमारे साथ है। सनम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कश्मीरी पंडित विट्ठल चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। विट्ठल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सनम, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। सनम से हमारा संपर्क टूट चुका है। विट्ठल जी, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही। जी विट्ठल जी, फिर एक बार पलायन का दौर। एक के बाद एक सैकड़ों लोग घाटी छोड़ जम्मू का रुख कर रहे हैं। गाड़ियों में सामान भर वापस जम्मू की ओर जा रहे हैं। 1990 की याद, यानी कि कश्मीर फाइल 2। देखिए, कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का जीनोसाइड कभी थमा ही नहीं। विट्ठल चौधरी जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। हमारे साथ सनम, आपको आवाज आ रही है? सर, आवाज आ रही है। सनम, ये क्या हाल बना दिया जन्नत का? सनम का मतलब होता है प्रेम। जन्नत को जहन्नुम कौन बना रहा है सनम? सर, आपने बड़ा सही सवाल किया है कि जन्नत को जहन्नम किसने बनाया है। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज जम्मू कश्मीर को और पूरे देश से ये मैं पूछ सकता हूं। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सनम शाह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछ सकता। सनम शाह चाइना के सदर से नहीं पूछ सकता। सनम शाह आतंकवादियों से नहीं पूछ सकता। सनम शाह लश्कर के कमांडर से नहीं पूछ सकता। सनम शाह पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, मैं उनसे नहीं पूछ सकता कि आप गोली मार रहे हो और क्यों मार रहे हो। मेरा सवाल बनता है को देश के प्रधानमंत्री से बनता है, देश के होम मिनिस्टर से बनता है, देश के डिफेंस मिनिस्टर से बनता है। सर, हम चाहते हैं घाटी में अमन हो, सुकून हो, हमारा यहाँ पे भाईचारा कायम रहे। पर सर, आपके चैनल के माध्यम से आज मैं मोहतबाना हाथ बांध कर विनती करना चाहता हूं कि रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों के ऊपर लाशें मत बचाओ। सर, गोली चाहे उस पार से आए, गोली चाहे यहां से लगे। सर, मर रहा कौन है? जम्मू कश्मीर का हिंदू मर रहा है, जम्मू कश्मीर का मुसलमान मर रहा है, बेगुनाह मारा जा रहा है। सनम, बेगुनाह मारा जा रहा है, बेगुनाह मारा जा रहा है। सर, मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से कल एक बैंक मैनेजर की हत्या हुई है, सर, क्या यह सरकार बैंक मैनेजर के गेट के बाहर एक कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं प्रोवाइड करा सकती? राहुल भट्ट एक ब्यूरोक्रेट ऑफिसर था सर, वो तहसीलदार था। क्या एक तहसीलदार के दफ्तर के बाहर क्या सरकार एक गनमैन नहीं दे सकती है? सर, मैं किससे पूछूंगा? आज देश के होम मिनिस्टर जी ने मीटिंग ली है, पर सर मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इट? रिजल्ट पता चलेगा। सनम, आपको एक बात बताना चाहते हैं, रिजल्ट पता चलेगा जब सरकार का एक्शन प्लान वहां पर एग्जीक्यूट होगा। और सरकार ने कमर कस ली है। सरकार पहले भी कमर कसती रही है, लेकिन हालिया घटनाओं को लेकर चिंता जरूर बढ़ी है। ये चिंता के साथ साथ जो पलायन हो रहा है, ये ज्यादा बड़ी चिंता है, क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियों के अलावा। सनम, एक बात बताना चाहता हूं, प्लीज लेट मी सर कंप्लीट। आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज गिव मी। सर, आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर में पलायन हो रहा है, वहां से हिंदू पंडित हिंदू कश्मीरी को भगा रहे हैं, वो जा रहे हैं। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं खुदा और भगवान को हाजिर नाजर रखकर ये बात कहना चाहता हूं। सर, हिंदुओं की को छोड़ो, आज कश्मीरी मुसलमान वहां से पलायन होने पर तैयार है। आज कश्मीरी मुसलमान वहां से पलायन होने पर तैयार है, क्योंकि चाइना लद्दाख के अंदर आके पुल बना रहा है। आज चाइना लद्दाख के हमें अपनी टेंशन है सर, हम खुद पलायन ना हो जाए, हम खुद दिल्ली में ना आ जाए, हम खुद यूपी बिहार में ना बस जाए। हमें अपनी टेंशन है सर, अपनी टेंशन है। जो तस्वीर इस समय आ रही है, जिस तरह से चुन चुन कर
एक एक को चुन चुनकर जो टारगेट किया जा रहा है, जो गैर कश्मीरी हैं, उनको जिस तरह से सर, मौत के घाट उतारा जा रहा सर, है, देखें, घाटी सर, में कत्लेआम, रियाज भट्ट, चाहे सर, रियाज हिंदू भट्ट का हो सर, चाहे रियाज भट्ट कश्मीरी हिंदू का नहीं हो, था। कत्लेआम सर, रुकना राहुल चाहिए। भट्ट हिंदू था। सनम, सर, कत्लेआम अनिल रुकना भट्ट चाहिए। हिंदू थी। हम हिंदू रजनी बाला मुसलमान हिंदू नहीं थी। कर रहे, सर, विजय हम हिंदू कुमार हिंदू मुसलमान था। नहीं कर रहे, कत्लेआम रुकना चाहिए। घाटी में कत्लेआम रुकना चाहिए सनम, और सरकार इसको लेकर सख्त है। हमारे साथ मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच जी, आप निदेशक हैं, आपका स्वागत है कटोच साहब। जनरल साहब, इंडिया फाउंडेशन के आप डायरेक्टर हैं। जनरल साहब, इस समय बैठक खत्म हो गई गृह मंत्रालय में, 2 घंटे की माथापच्ची हुई, उसके बाद बैठक खत्म हुई। सारे बड़े अधिकारी, आला अधिकारी, गृह मंत्री समेत एलजी जेएनके भी मौजूद थे। किस तरह के एक्शन प्लान को लेकर इस समय सरकार को और एजेंसीज को आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि डर का माहौल जो है कश्मीर में वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और इससे पहले जो स्पीकर बता रहा था कि मुसलमान भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं, वो बात गलत है। कोई भी मुसलमान वहाँ से नहीं जाएगा, ये सिर्फ हिंदू ही टारगेट हो रहे हैं, और ये बात सबसे पहले समझ लेना ज़रूरी है। अभी एक्शन प्लान क्या है, मेरे अपने ख्याल से वो 3 तरह के एक्शन होना चाहिए। सबसे पहले ये जो मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ी जल्दी हो गई कि ये जो 4-5 हज़ार लोगों को उधर सेटल किया गया, नौकरियां दी गई, ये हो सकता है कि थोड़ा जल्दी ये काम जल्दी करा दिया गया, और हालात को और सुधरने की ज़रूरत थी। लेकिन जो हुआ है वो तो अभी हो चुका है, उसको हम वापस नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले काम है वो जो ओवरऑल सुरक्षा का माहौल है, मुझे लगता है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस इलाके पर भी इस प्रकार के जो हिंदू लोग जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको जहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं, अगर ये अकेले हैं तो उनको वहाँ से हटाना, उस इलाके से हटाना, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, जो भी इनके सपोर्टर्स हैं, जो इन सपोर्टर्स के ऊपर एक्शन लेना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटेलिजेंस जो मिल रही है टेररिस्ट को वो सपोर्टर से मिल रही है। तो कुछ कदम जो उठाने की ज़रूरत है। एक तो मेरे अपने विचार से एक नया कानून लाइएगा कि जो भी टेररिस्ट को सपोर्ट करता है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो जमानत हो जाएगी, वो बिक जाएगी, और उन लोगों को दी जाएगी जिनके ऊपर टेररिस्ट ने एक्शन किया है। जनरल साहब, आपके सुझाव में एक बात और ऐड होनी चाहिए कि जिनकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, सरकार उन पे बुलडोजर भी चला सकती है। जी, कश्मीर में भी बुलडोजर पहुंचेगा जो भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया जाएगा। जनरल साहब, बिल्कुल सही, आपके पास आऊंगा। जनरल साहब, आपके पास कुछ और सवालों के साथ आपके पास आऊंगा। मेरे साथ ऋषभ तिवारी और अनुमा आचार्य विंग कमांडर रिटायर्ड हमारे साथ है। अनुमा जी, आपका भी स्वागत है। ऋषभ, घाटी के हालात सब देख रहे हैं, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? देखिए, जो हालात अभी कश्मीर में बने हुए हैं वो काफ़ी गंभीर विषय है। सत्ता में हम हैं, सवाल हम पे है, और मैं समझता हूँ गंभीरता से इसका जवाब भी देना चाहिए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, एक सफ़र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हे ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आपने कुछ देर पहले कहा था अभी, जन्नत को जहन्नुम कौन बना रहा है, और ये जहन्नुम की तस्वीर जो कश्मीर की निकल कर आ रही है, ये कैसे निकल कर आ रही है, और ये कश्मीर विवादित बना क्यों? तो मैं कोशिश करूंगा, हमारे कश्मीरी युवा बैठे थे, उन्होंने सरकार से अपनी उम्मीद जताई है, मैं उनकी उम्मीद पे ही आऊँगा, लेकिन एक विषय रखना जरूर चाहूँगा कि विवादित कश्मीर बना कैसे। आपको याद होगा कि 1947 में जब कश्मीर भारत का हिस्सा हुआ, जब महाराजा हरि सिंह आए हमारे पटेल साहब के पास, और जब जरूरी है इतिहास इसलिए जरूरी है सर, के दौरान इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि जो उम्मीद जताई है सर, इस समय सीधा टारगेटेड सवाल है, टारगेटेड जवाब की उम्मीद है। बिल्कुल मैं उस पर ही आऊंगा सर, कि मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि उस समय भी हमारी नीयत और नीति श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर को लेकर क्लियर थी कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। अगर हम कश्मीर को भारत के हिस्सा की बात करते हैं तो वहाँ के नागरिक की सुरक्षा की भी बात करते हैं। तो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, हमारे लिए सब सामान्य है। और ये हम भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली वही सरकार है जिन्होंने 370 हटाया है। अगर हम 370 हटा सकते हैं तो उसे प्रोडक्टिव रूप से इंप्लीमेंट भी करा सकते हैं, तो यह स्वस्थ रहे, वहां पे एक्शन लिए जाएंगे। घाटी में फिर एक बार 1990 जैसे हालात
90 के दौरान की बात तो आपके ऊपर उंगली उठा दी जाती है कि भाई ये उस सरकार के दौरान हुआ। 3 दशक से ज्यादा हो गया, हालात जस के तस हैं। क्या कहा जाए मनीष जी, क्योंकि जो लोग हिस्ट्री में, इतिहास में चले जाते हैं, उनको बात ही नहीं समझ में आती है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात रखें अनुमा जी। जी, मेरा ये कहना है कि एक सेना का एक रोल रहा है कश्मीर में। जब कश्मीर शांत होने लगा था, वो सेना की देन था, क्योंकि सेना ने उस समय पुल बनाए, टेलरिंग की क्लासेस चलाई, वहां हॉस्पिटल बनाए और सिविलियंस को अपने आप से जोड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि ये समझती नहीं है कि लोग भी कोई चीज होते हैं। आज हमारी इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, उसका मेन कारण ये है कि हम वहां के लोकल लोगों के साथ हमारी जो एक बंध था, एक बॉन्ड था, वो हमने तोड़ दिया है। अब वो टूटा कैसे है कि जो वहां मुसलमान थे उनको आप एलिनेट करते हैं। अभी एक बहुत ही जिम्मेदार जनरल साहब ने कहा कि वहां मुस्लिम नहीं मारे जा रहे हैं, ये झूठ है। 45 लोगों की मृत्यु हुई है। अनुमा जी, मैं साफ कर दूं, जनरल साहब ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम नहीं मारे जा रहे हैं। जनरल साहब ने कहा कि सनम शाह ने जो कहा कि वहां से, कश्मीर से मुसलमान भी पलायन के लिए तैयार हैं, इस पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। अनुमा जी, मैंने आपकी वो बात उसकी पर्सपेक्टिव में समझी थी और मैं आपको बता रही हूं कि वो जो भी कह रहे थे, लेकिन जो सनम शाह ने कहा हम उसे समझे कि वहां भारतीय मारे जा रहे हैं, वहां आतंकवादियों से भारतीय मारे जा रहे हैं। हमने अभी थोड़े दिन पहले सुना कि एक राहुल भट्ट की मौत हुई थी, उनकी हत्या हुई थी, उनकी पत्नी ने क्या कहा सबने सुना है। तो सब जानते हैं कि कहां दिक्कत है। दिक्कत यह है कि आप संवाद नहीं बनाना चाहते। आज मैं मानती हूं, मैं फौज से आती हूं, पर मैं ये मानती हूं कि हर फौजी ये जानता है कि युद्ध जो होता है सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, उसके पहले बातचीत जरूरी है। हम अगर पाकिस्तान से ये कहेंगे कि जब तक तुम आतंकवाद बंद नहीं करोगे हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तो नुकसान किसका हो रहा है? हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे भारतीयों को की हत्या हो रही है। बातचीत करना शुरू करना पड़ेगा। और एक गृह मंत्रालय के पाकिस्तान के साथ बातचीत कौन करेगा मैडम? आपसे सवाल मेरा डायरेक्ट नहीं है, मैं मनीष जी से बात कर रही हूँ। बातचीत सरकार मैडम, आप एक्सपोज हो चुके हैं। आप अपनी गलती को रियलाइज करें कि आप दिल्ली में बैठकर कश्मीरियों की लाशों के ऊपर इक़्तिदार बना रहे हैं। Sanam, I will come to you. Sanam, I have many questions for you. Sanam, I have many questions for you. ओके, मैं उन्हीं की तरफ से बात कर रही हूँ सनम जी। ये बातचीत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करनी पड़ेगी। जो सरकार बात नहीं करती है वो वर्चस्ववादिता को, डंडे को या हथियार को ही अपना सामान समझती है, जबकि लोग उसके लिए सबसे बड़े लोगों का अनुमा जी, पाकिस्तान चाबुक की भाषा जानता है और मुझे ऐसा लगता है वो जिस तरह से टेरर को एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके फन को कुचलने के लिए आज की इस बैठक में सरकार ने कोई नया फ्रेश प्लान तैयार किया होगा। अनुमा जी, आऊंगा आपके पास। मनीष जी, एक मिनट, एक आखिरी बात मुझे कहने दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ इसके केवल 2 हल हैं। पहला हल ये है कि हम उनके ऊपर चढ़ जाएं और धावा बोल दें और पाकिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं है और हम चालू हो जाएं। दूसरा रास्ता ये है कि बातचीत करनी पड़ेगी। ये दोनों के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। जी, एक और सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ आप इशारा कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है सरकार और एजेंसियां ये बेहतर जानती हैं कि आगे इसमें एक्शन प्लान किस तरह का होगा। विट्ठल चौधरी जी, एक छोटा जवाब। विट्ठल जी, एक छोटा जवाब, मुझे ब्रेक लेना है। विट्ठल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग 1947 से नहीं, कश्मीर की संस्कृति, भारत की संस्कृति ही कश्मीर से शुरू होती है। कांग्रेस की प्रवक्ता को मैं बताना चाहता हूं, जो कश्मीर में मुसलमान मारे जाते हैं उनको वो क्लासिफाई करते हैं एज एन इंडियन एजेंट्स, लेकिन कश्मीर में जो हिंदू मारे जाते हैं, जो गैर प्रवासी कश्मीरी हिंदू मारे जाते हैं, वो उनकी रिलीजन की वजह से ही मारे जाते हैं। 1990 में न कोई कश्मीर फाइल्स बनी थी और 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे कोई आर्टिकल 370 खत्म किया था, फिर भी कश्मीरी पंडितों का वहां से निष्कासन, जेनोसाइड हुआ है। आप लोगों दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉब्लम ये रही है कि आप जेनोसाइड को एड्रेस नहीं, यू आर नॉट एड्रेसिंग। विट्ठल जी, दहशत का दायरा सब्र की बांध लांघ गया है। जी हाँ, मेरे लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार इंडिया का सवाल, कश्मीर घाटी में जारी पलायन को लेकर गैर कश्मीरियों के बीच जो दहशत का माहौल है, जो डर का माहौल है,
उसको लेकर सरकार आखिर कैसे निपटेगी? इंडिया का सवाल जारी है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इंडिया का सवाल में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ सारे मेहमान, हमारे साथ जनरल ध्रुव कटोच, हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य, ऋषभ तिवारी, विट्ठल चौधरी, सनम शाह, आप सब हमारे साथ हैं। जनरल साहब, मेरा सवाल आपसे, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये जिस तरह से टारगेटेड किलिंग हो रही है, ये किलिंग की एक सूची तैयार की गई है। मुजफ्फराबाद में पीओके में एक सूची तैयार की गई है जिसमें 150 लोगों के नाम हैं। इसमें सियासी दलों के बड़े नेताओं के भी नाम हैं और वहां पर सूची जो तैयार हुई है उसका एग्जीक्यूशन घाटी में किया जा रहा है और ये तो शुरुआत है। इसमें मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो मैं जो यहाँ का जो चेहरा देख रहा था उसमें ये है कि पाकिस्तान को जो जिस प्रकार से उन्होंने वो प्लॉट्स बनाया था वो हार चुके हैं। तो ये उनकी अभी नई तरकीब बनी है, एक नई प्लानिंग है जिसका जवाब भारत को बहुत जल्दी ढूंढना पड़ेगा। ये पक्की टारगेटेड किलिंग हो रही है, हिंदुओं के ऊपर हो रही है और एक दूसरा एक्सोडस करने की कोशिश में है ये, ताकि इतना डर फैला दे। तो मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो सके इसको रोकना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी। और जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी बताना चाहिए कि वो भी अगर उग्रवादियों का सपोर्ट करेंगे तो वो भी उसी ग्रुप में माने जाएंगे कि आप भी टेररिस्ट के सपोर्टर हो और आपके साथ भी टेररिस्ट के साथ जिस प्रकार से टेररिस्ट का एक्शन होता है आपके साथ भी होगा। अभी वो जो सॉफ्ट अप्रोच है मैं समझता हूँ उसके लिए समय खत्म हो चुका है, समय बहुत कम है, एक सख्ती के साथ इसको निपटना पड़ेगा। और पाकिस्तान के ऊपर भी जो भी एक्शन लेने की आवश्यकता है मुझे लगता है ये समय अभी आ गया है, अभी हम देरी नहीं कर सकते हैं। जी, देरी नहीं कर सकते। सनम शाह, आवाज आ रही है सनम आपको? सनम, कैन यू हियर मी? सर आप सवाल रिपीट करें। आपको मेरी आवाज आ रही है सनम? बिल्कुल सर आ रही है, आप सवाल कंप्लीट करें प्लीज। सनम, आपसे सवाल है। जनरल साहब ने एक बात कही कि आतंकियों के खात्मे में वहां पर जो लोग उनका समर्थन करते हैं, जो उनके सिंपैथाइजर हैं, जो अलगाववादी हैं, उनका खात्मा होना भी जरूरी है। इतना ही नहीं, उनकी प्रॉपर्टी कुर्क करिए और कश्मीर में भी ऐसे लोगों के लिए बुलडोजर की जरूरत है। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले ये काम क्या करें, बीजेपी की जितनी भी लीडरशिप है आप उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बीजेपी और पीडीपी ने सरकार बनाई थी, पूछना चाहता हूं इनसे, भाई से मेरे जो बैठे हुए हैं, सर आपकी लड़ाई आतंकवाद से है या बीजेपी लीडर से है? सर आपकी लड़ाई आतंकवाद से है या बीजेपी लीडर से है? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने 370 खत्म करके एक अमन का माहौल पैदा करने की कोशिश की है कश्मीर के अंदर, हजारों लोगों को वहां स्थापित करने का काम किया है। और आज जब वहां लोग स्थापित हो रहे हैं तो कुछ गंदे सोच रखने वाले, आतंकवादी सोच को पनाह देने वाले लोग के अंदर बेचैनी का माहौल हुआ है। और ये बेचैनी की बखलाहट है जो टारगेट किलिंग के रूप में निकल रही है। और अब बात करते हैं बीजेपी क्या कर रही है। सर ये वही पार्टी है जिन्होंने रूम में बैठकर आप बातें कर रहे हो सर, जवाब देने का काम किया है। आप कश्मीर के अंदर कश्मीर में आते क्यों नहीं? लड़ाई लड़ी है, आप ये वही कश्मीर में पार्टी आए है ना, जो 370 आप हटा के कश्मीर अमन का में क्यों माहौल नहीं लाना आते? चाहती है। हमारे लिए सर, देश का हर एक नागरिक उतना इंपॉर्टेंट है जितना कश्मीर का भी है। तो कृपया करके सर एक बात बताऊं मैं आपको, ये सर मोदी एक की बात भारत बताऊं, है, ये नया भारत है। सर एक कनाल जमीन फ्री दूंगा, सर एक कनाल जमीन फ्री दूंगा। ये मनीष सर आपके सामने मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, आओ कश्मीर में सनम शाह तुम्हें एक कनाल जमीन अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा, आओ 10 दिन कश्मीर में रहकर बताओ। अरे दिल्ली में रहकर रहने के लिए माहौल, सनम आप चुनौती दे रहे हैं, सनम आप चुनौती दे रहे हैं, सनम आप चुनौती दे रहे हैं कि आओ और आकर कश्मीर में रहकर दिखाओ। सनम, क्योंकि सर अमन नहीं है, कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। ये वो देश नहीं है जहां पाकिस्तान के सामने मुंह को पीछे किया जाता था, पीठ मोड़ लिया जाता था। ये वो सरकार है जो घर में घुसकर अटैक करता है। ये वो सरकार है जो अपने नागरिकों को उसका हक दिलाने का काम करता है।
तो अरे कृपया हम बिरयानी करके खाने के लिए विश्वास चुपके रखें भाई, आप भी पाकिस्तान हमारे नीचे भाई जाते। हैं, इस देश के नागरिक हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के नया भारत है और नया भारत मुंह तोड़ जवाब देने वाला भारत है और बखूबी से जानता है अगर आतंकवाद की अरे कोई बात तुम्हारे करेगा भारत ने तो क्या उसको किया? बख्शा अरे नहीं आप मुझे जाएगा। इतनी बात बताएं। अरे हमारे कांग्रेस पार्टी ने ना करबाने, आपको मैं बात बताना चाहता हूं, आज भी तुम लोग अंग्रेजों के पांव दबाते होते अगर यहाँ के हिंदू सर, मुसलमानों ने अगर मैं मिलकर इतिहास में जाना अंग्रेजों को चाहूं नहीं तो दबाया आपको होता। डिबेट छोड़ के जाना पड़ जाएगा। सनम। 1948 1 जनवरी बताएंगे पीपी पिल्ले जाके यूएन में क्यों जाके कश्मीर के मुद्दे को हाईलाइटेड किए, वहां से विवादित किया, घर का मैटर को विश्व स्तर पे ले जाके बदनाम करने की साजिश हमने केवल जवाहरलाल नेहरू 1947 के नेतृत्व वाली सरकार हमने ने किया जिन्ना है। के कहने उस पे समय ना तो पाकिस्तान भीमराव नहीं अम्बेडकर जी देखे, से सलाह ली हमने गई, गांधी के या कहने सरदार पे पटेल जी की बात हिंदुस्तान की मानी मिट्टी गई। पे मर्रा कभी दबा कहा दिया जाता है था। अगर पटेल जी पहले प्रधानमंत्री रहते तो आज कश्मीर भी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसा रहता। आप लोगों ने कश्मीर को विवादित किया कांग्रेस की सरकारों ने, और बात करते भाजपा क्या कर रही है? अरे 70 साल लग गए थे हमें देश बनाते बनाते। भाजपा कश्मीर अरे को एक 5-7 साल पे तुमने देश को तबाह बर्बाद कर अग्रसर दिया। है। आज तुम डरते हो, आज वो 56 इंच सीना क्यों नहीं पाकिस्तान का जवाब देता? आज वो मैं 56 इंच सीना हमने चाइना पे सर्जिकल क्यों नहीं बात स्ट्राइक करता? को, एयर स्ट्राइक को हर एक माध्यम से पाकिस्तान को जवाब दिया है और वो दिन भी दूर नहीं है। पीओके भी हम लेकर रहेंगे। आज मैं आपको कहता हूं पीओके भी हमारा अरे होगा। सर हमें टेंशन है, अरे कश्मीर आपको भी लद्दाख ना ले ले। वहां पे हो रहे हमें सेटलमेंट टेंशन है, वहां हमें के टेंशन लोग है, कश्मीर कुछ भी लद्दाख ना आतंकवाद ले ले। पालने वाले सोच वाले लोगों को बेचैनी वहां पे फैल रहे अमन से है, लेकिन ये देश में अमन फैलेगा, आतंकवादी सोच पे बुलडोजर चलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएंगे, लेकिन इस देश में अस्थिरता लाने वाले को कतई मनीष बख्शा सर नहीं आज मैं जाएगा। इनको एक बात, हाँ सर देश बच सकता है, आज देश बच सकता है, जम्मू कश्मीर में अमन हो सकता है सर, ये अगर भारतीय जनता पार्टी ये काम करे। सर पूछे आप इनसे करेंगे, मैं इनको राय देता हूं, मैं इनको भारतीय मशवरा देता जनता हूं। पार्टी भारत को एक रखने के लिए वो सारी चीजें, वो सारे काम, वो सारी सोच, सारे विचार कर रही है, ऐसा सरकार कहती है। बचाना चाहते हैं सर, आज अगर हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं सर, जी कुछ जी भी ना करें। सनम विठल चौधरी, इस समय हमारी चिंता है गैर कश्मीरियों के पलायन को लेकर। विठल जी अपनी बात रखें, विस्तार से रखें, हम आपके पास भरपूर समय है, देश आपको सुनना चाहता है। विठल चौधरी, हिंदुस्तान को बचा लें, रसायन दे के हिंदुस्तान को बचा लें सर। सनम आपके नाम में प्रेम है, थोड़ा धीरज रखें, धैर्य रखें, सब्र का बांध गैर कश्मीरियों का टूट रहा है। विठल जी, यहाँ पे हमारे पैनल में पॉलिटिशियंस हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कश्मीर को बहुत करीब से जाना है क्योंकि मैं उस घाटी का मूल निवासी हूँ। पिछले 32 साल से निष्कासन में दिल्ली में रहते हैं। हमारे निष्कासन के कारण क्या थे वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कारण आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात नहीं कर पाएंगे। कारण कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के निष्कासन का सबसे बड़ा कारण था कि कश्मीर में डी फैक्टो इस्लामिक स्टेट को एस्टैब्लिश करना। तभी वहां की मस्जिदों से यहाँ चलेगा निजाम मुस्तफा। आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीरी पंडित यहाँ से और कश्मीरी पंडित औरतों को छोड़ जाओ। और ये कोई पहली बार कश्मीर में ये ऐसे नारे स्लोगन्स नहीं दिए गए। ये कश्मीर की हिस्ट्री में निरंतरता से 1339 से लगातार वहां पे कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। ये मैं नहीं कहता, ये कुछ पर्शियन स्कॉलर्स, तौफतुल अबाब, बारिस्तानी शाही, और उन्होंने खुद ये लिखी है। उन्होंने अपनी प्रशंसा में लिखी कि कैसे उन्होंने काफिरों को मारा और मंदिर तोड़े। मैं नहीं कहता। 1990 के बाद जितनी भी सरकारें भारत में आई वो कश्मीर के इस मूल कारण को नहीं समझ पाई हैं कि वहां पे जो चल रहा है वो जिहाद, वहां पे जो चल रहा है कश्मीरी हिंदुओं को जो टारगेट किया जा रहा है वो शरिया एस्टैब्लिश करने के लिए। अभी सर हमने कितनी मीठी मीठी बातों में एक बात आपको बताई कि यहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, वो बंदूक दे रहे हैं। ये इन्होंने नहीं बताया कि हाइब्रिड टेररिज्म में सड़क पे चलता हुआ आदमी को बंदूक पकड़ाई जाती है, 5-10 हजार रुपए दिए जाते हैं, फोटो दिखा के वो बंदा जाके मार देता है और फिर वो एसिमुलेट इसी सोसाइटी में होता है। ये कश्मीरियत कहाँ मर जाती है कश्मीरी हिंदू या भारत के लोगों में, जो बुरनवानी के लिए लाखों लोग बाहर निकलते हैं। यासीन मलिक को सजा मिलती है तो पथराव हो जाता है, लेकिन वहां पे माइनॉरिटी हिंदू जब मारे जाते हैं तो इनको सांप सूख जाता है, ये सड़कों पे बाहर नहीं आते। तब मैं जवाब दूं नहीं, आप मेरी बात, सनम, आपकी बात मैंने बहुत पूरी बात सुन लीजिए
क्योंकि आप दोनों तकनीक के एक ऐसे फॉर्मेट पर हैं कि एक समय एक ही व्यक्ति बोले तो ज्यादा बेहतर। विट्ठल जी अपनी बात पूरी करें आप। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है। देखिए, कांग्रेस से हमारी कोई ना उम्मीद थी, ना है, ना रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने आप को जेनोसाइड डिनायर और जेनोसाइड एनेबलर प्रूव किया है। हमारी हिस्ट्री में 1947 के बाद लगातार उन्होंने हिंदुओं के साथ यहाँ पे उत्पीड़न ही किया है, उसको एनेबल किया है। प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो अपने आप को एक सिविलाइजेशनल पार्टी बोलती है, तो संस्कृति के बारे में बोलती है। प्रवक्ता से प्रश्न ये है कि साहब, अगर आपको कांग्रेस की हर नीति का विरोध करना है, आप ये मानते हैं कि कांग्रेस की नीति कंप्लीटली फ्लॉड है, तो आपने पीएम पैकेज एम्प्लॉयमेंट जो मनमोहन सिंह की नीति है, आपने उसको कंटिन्यू क्यों किया? आपने क्यों हमारे बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह वहां पे छोड़ दिया, इनके हवाले कर दिया, और उसके बाद सिक्योरिटी के नाम पे आप उनके घरों को ताला लगा देते हैं, आप उनको अपने घर से बाहर भी नहीं निकलने देते? ये मेरा आपसे प्रश्न है। अगर कांग्रेस की पॉलिसीज फ्लॉड है, आपने धारा 370 को कंप्लीटली अमेंड किया, कश्मीरी पंडित समाज ने उसका स्वागत किया, क्योंकि विट्ठल जी के सवालों का जवाब देना आपके लिए जरूरी होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब प्रजा परिषद बनाया था, तो उनके दाहिने हाथ में मक्खनलाल खैमा, कश्मीरी हिंदू उनके साथ खड़े रहे। देशव्यापी आंदोलन हमने 25 सालों से किया है। तो आप विट्ठल जी जवाब ले लेते हैं। ऋषभ आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। जी ऋषभ, देखिए, सबसे पहला विषय, इनकी जो तकलीफ है वो जायज है और हम इनके तकलीफ के साथ खड़े हैं। कुछ सवाल इन्होंने खड़ा किया कि सरकार कुछ पॉलिसीज पे पूरी तरीके से वर्कआउट क्यों नहीं कर रही है, तो मैं इनको बताना चाहूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। कश्मीर को लेकर ये सरकार जितनी सीरियस है, पुरानी सरकार ने अगर उतनी सीरियसनेस दिखाई होती तो आज तस्वीर कुछ और होती। मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक 370 और सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी वॉचलेंस की बात आप कर रहे हैं, तो ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कुछ चीज़ों पर पाबंदी लगानी बेहद ज़रूरी थी। दूसरा विषय, 370 में जब लोगों को सेटल किया जा रहा था, तो कुछ समीकरण को देखते हुए किया जा रहा था कि कोई माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण ना रहे और शांतिपूर्ण इस चीज को इंप्लीमेंट किया जा सके। इन सारे प्रोसेस में, सारी चीजों में समय लगता है, क्योंकि बात देश की जनता की होती है, उनके जीवन की होती है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें कदम उठाना है। केवल सरकार की एक ये इमेज क्रिएट हो जाए कि हम बहुत अच्छा कर दिए और जनता को उसका तकलीफ हो जाए, तो हम उन सरकार में नहीं आते हैं। हम अपनी इमेज बिल्डिंग से बेहतर जनरेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग में विश्वास रखने वाले। विट्ठल जी आपका एक सवाल या जवाब हो सकता है, उसके बाद मुझे हनुमान जी के पास जाना है। विट्ठल जी, मेरा बहुत ही स्पेसिफिक प्रश्न ये है कि आपने बहुत सही बात कही, कश्मीर जिहाद को खत्म करने के लिए समय लगेगा, लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता थी आपको? और आप पार्लियामेंट में हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर बोलते हैं कश्मीरी पंडितों को 6000 नौकरियां देने के बाद आपका स्वप्न पूरा हो जाएगा। तो ये स्वप्न को हमको बलि का बकरा बनाने की आपकी आवश्यकता क्या थी? आप वेट करते, आप उस पॉलिसी को खंडन करते, आप उनको वापस ट्रांसफर करते। जब आपको लगता है कि कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक है कश्मीरी पंडित के जाने के लिए, तो आप इनको स्थापित करते। आप बेसिक मूल कारण को आप एस्टैब्लिश कीजिए। कश्मीर में जिहाद है, कश्मीर में हिंदुओं का जेनोसाइड है। आपके होम सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, आपके एनआईए में आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज एक्सेप्ट करते हैं, तो ये सरकार वो जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज क्यों करती है? आज भी आप हमें माइग्रेंट क्यों बोलते हैं? मैं आपकी सारी बातों को सर सुना, मैं आपकी सारी बातों को सुना, बीच में इंटरप्ट नहीं किया, क्योंकि आप तकलीफ में हैं और आपके साथ साथ देश भी तकलीफ में है। मैं आपको ये बात स्पष्ट आज कह रहा हूं, ये सरकार कश्मीर को लेके बहुत ही सीरियस है और गंभीर है, और चारों तरफ से मीटिंग भी हो रही है। कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, और हमने कोई जल्दबाजी नहीं की है। हमने एक माहौल तैयार करने की कोशिश की, हमने माहौल तैयार करने की कोशिश की है। कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इस समय कश्मीरी हिंदू मारे जाएंगे, उसके बाद इस समय ऋषभ जी, हम एक ही बात के जानते हैं और समझ रहे हैं कि इस समय मरहम नहीं, इस समय खात्मा चाहिए आतंकवाद का। अगर आप चाहते हैं कि वहां कश्मीरी पंडित वापस फिर एक बार अपनी जन्नत की ओर लौटें, वापस अपनी जमीन की ओर लौटें, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग लाना किसी और का नहीं, सरकार का काम है। हनुमान जी, सरकारें कोई भी रही हो, कांग्रेस या बीजेपी, कश्मीरी पंडितों को लगता है वो बलि का बकरा बने। देखिए मनीष जी, विट्ठल जी के साथ मेरी पूरी संवेदना है, और उतनी ही संवेदना सनम जी के साथ भी है, क्योंकि मुसलमान भी मारे जा रहे हैं और हम केवल एक तरफा बात करते हैं, हम भारतीयों की बात नहीं कर रहे। पर मेरा ये कहना है कि अगर हम
डेटा देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, तो जो 97-98 के दशक से लेकर और 2004 तक जो टेररिस्ट आउटफिट थे वो 400 450 तक थे, जो 2013 आते आते 150 175 तक हो गए थे, और अब फिर वो बढ़ के 500 हो गए हैं, 500 के आसपास पहुंच गए हैं। तो मेरा सिर्फ सवाल ये है कि ये जो सरकार जिससे आतंकवादियों पर सख्त होना चाहिए था वो सख्त हो रही है कश्मीरी पंडितों पर। पहली बार इतिहास में कश्मीरी पंडितों के ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए गए हैं, उनकी नाकेबंदी करके उन्हें रोका गया है। जब सरकार मैं अपनी बड़ी बहन जो बैठी उनको एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल आप एक फैक्ट रख रही है तो एक जनता के सामने से फैक्ट भी आने की आवश्यकता है। फैक्ट भी आवश्यकता है, नहीं उनको एक डेटा करेक्ट करना होगा। आपको समय दूंगा ऋषभ, आपको समय सर, एक डेटा करेक्ट करने की आवश्यकता है। you will have time to rebuttal. डेटा करेक्ट You will have a time to rebuttal अनुमा जी अपनी बात पूरी करें। एक डेटा करेक्ट करने की आवश्यकता है, वो जरूरी है कि आप कर लीजिएगा, मैं आपको समय दूंगा। चाहती हूँ ये अशिष्ट शब्दवीर जो है इनको बताना चाहती हूँ कि मीटिंग का प्रचार हो रहा है। अगर मीटिंग में कोई दम होता तो अभी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ होता। इतने बार इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है जो शर्मिंदा करता है। और आज मैम इंटेलिजेंस फेलियर तो उस समय हुआ था जब अजमल कसाब इस देश में घुसा था। इंटेलिजेंस फेलियर तो उस समय हुआ था जब लोग कश्मीर की तरफ डर और भय की निगाह से बिल्कुल देखा करते थे। सभ्य व्यक्ति है, मेरी बात नहीं पूरी करने दे रहे हैं। ऋषभ, आपको मैं समय दूंगा। अनुमा जी मुझे बहस खत्म करनी है, आप अपनी बात पूरी करें। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि जब जब बीजेपी की सरकारें आती हैं तब तब इंटेलिजेंस फेलियर होता है, चाहे वो कारगिल हो। आप क्या समझते हैं हमारी सेनाएं ऐसी है कि उनको समझ में नहीं आता? अनुमा जी आपने माँ भारती की सेवा की है। अनुमा जी आप पार्टी की प्रवक्ता से ज्यादा आप माँ भारती की सेवा कर चुकी है। बहुत अफसोस हो रहा है, आपने माँ भारती की सेवा की है। अनुमा जी जवाब ले लेते हैं, ऋषभ का जवाब ले लेते हैं। अनुमा जी मुझे बहस खत्म करनी है, मुझे बहस खत्म करनी है, ऋषभ का जवाब ले लेते हैं। बहुत ही अफसोस अनुमा जी ऋषभ का जवाब ले लेते हैं। कहना है एक मिनट, एक बात कहना चाहती हूँ। गृह मंत्रालय के अंदर आता है वो इंटेलिजेंस, इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा कमियां दिखती हैं, ये बता रही हूँ मैं। अनुमा जी ऋषभ छोटा जवाब, मुझे जनरल साहब के पास भी जाना है और बहस खत्म करनी है। ऋषभ बिल्कुल मैं वन लाइन जवाब दे रहा हूँ हर बात पे। मैडम सुन लीजिए, रिक्वेस्ट होगा आपसे। नहीं, मैं आपकी बिल्कुल सुन लीजिए रिक्वेस्ट। देश की जनता के सामने सच आना जरूरी है कि आपने कहा कि घुसपैठ की संख्या बढ़ी है। मैम आपको बताना चाहूंगा कि मैं बैठ के यहाँ डेटा नहीं बनाया, आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, सारा जानकारी है। 2018 के बाद जब ये सरकार वापस से चुन के आई और जब अगस्त में 370 लगे, उस वक्त 143 घुसपैठ हुए थे, उसके बाद केवल 28 घुसपैठ रह गए। तो कृपया करके डेटा को करेक्ट करके देश की जनता के आगे रखें, देश की जनता के आगे सच रखें। मैं आपका सम्मान करता हूं, आपने देश में सेवा दिया है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि देश की जनता के आगे गलत फैक्ट रखे। ये वही सरकार है जो सेना को मजबूती देती है, ये वही सरकार है जिन्होंने बुलेट प्रूफ से लेते हुए आधुनिक तरीके से सेना के हाथों में उनके सुरक्षा के लेके जिसके देश की रक्षा कर सके वैसे उनको वेपन्स दिए हैं। तो कृपया करके सरकार के सेना के प्रति कार्यशैली पर सवाल कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मुझे लगता है मेरे साथ साथ देश का कोई भी नागरिक भारत सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पे सेना के ऊपर सवाल खड़ा करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बड़े भीरू लोग हैं, केवल ड्रामाबाज है, केवल इवेंट मैनेजर्स हैं। जी अनुमा जी ऋषभ, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को आपस में किए गए सवाल के जवाब एक दूसरे को मिले और दर्शकों ने भी सुना। हमारे साथ जनरल कटोच है। जनरल साहब जहां तक बात की जा रही है कि इसका खात्मा होगा और इस पैनल पर एक राय बनी कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत जनरल साहब आखिर करें तो किससे करें? और देखिए इसका खात्मा मुझे लगता है बहुत जल्दी हो जाएगा। पहले तो मुझे उम्मीद थी कि इसी साल में हो जाएगा, लेकिन ये जो एक नई जो टैक्टिक्स अभी पाकिस्तान ने शुरू की है, मुझे लगता है इसको सुधारने में कम से कम 6 महीने 1 साल और लग जाएगा। बातचीत का कोई फायदा नहीं होगा। 60 साल हो गए हैं बातचीत करते करते, नतीजा आपने देख लिया है। अगर आपने पाकिस्तान से कुछ बातचीत करनी है तो एक ही मुद्दा है, आप जो मीरपुर मुजफ्फराबाद हमसे लिया है उसको आप जल्दी से वापस दीजिए। सिर्फ यही बातचीत का मुद्दा है। दूसरी बात, अगर वो नहीं करेंगे तो पाकिस्तान को हम 4 टुकड़े में तोड़ देंगे, वो भी बात तय है। लेकिन
मुझे दुख ये इस बात का होता है, देखिए अभी हमारे सामने एक संकट है, एक प्रॉब्लम है, और फिर भी जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बीजेपी को हराने में पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार है। इसका मतलब है शर्म आनी चाहिए बीजेपी आपको को हराने जनरल के लिए साहब, भारत को हरा रहे हैं ये। इस बात का मुझे एक शर्म सैनिक आनी होते हुए चाहिए जनरल दुख साहब होता है आपको। कि अगर मैं फालतू की लड़ाई बातें के लिए करते आज हैं आप। जाऊं और मेरे साथी लड़ाई के लिए जाएंगे तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये दुश्मन के साथ मिल जाएंगी, ताकि ये पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल, हार जैसे जाए। कि भारतीय ये जनता पार्टी ये हमेशा शर्म की दुश्मन बात के है साथ मिली और रही थी। आप लोगों को इस आपको प्रकार से शर्म नहीं बात आती करते हैं और जनरल साहब, आप पब्लिक चैनल में मैं 1971 में समझता हूं सर्विस में रहे हैं, आज acceptable आपको नहीं है। शर्म आनी चाहिए इस और तरह की बातें करते हुए। नेशनल सिक्योरिटी गैर के विषय जिम्मेदार में व्यक्ति हैं। अगर आप लोग एक भाषा में बात नहीं कर सकते हैं तो थूकना चाहिए आपके मुंह पे। इतने क्रोध से मैं बोल जन रहा हूं। साहब बिल्कुल, बिल्कुल, जनरल, जन आप कटोच प्लीज करना चाहिए, अनुमा आपको भाषा आचार्य जी, बोलना मुझे नहीं ऐसा आता। लगता है अब आप शर्म नहीं दोनों ने आती, जनरल बनते हैं माँ भारती की सेवा की और व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, से शर्म नहीं आती हमें इन बचना जनरल साहब को। चाहिए। झूठ बोलते बहुत हैं संजीदा और सबके सामने। संवेदनशील मुझे मुद्दे शर्म पर आती है, हमारी आप चर्चा हो करते रही है। हैं। अनुमा जी आप दोनों ने माँ भारती की सेवा की है। जनरल जो हर समय पाला बदल के ये पहले दुश्मनों के साथ रहे हैं, इसका मतलब शर्म करती है, शर्म आनी चाहिए इनको। डू नॉट फाइट, फालतू की बातें करते हैं। अनुमा जी जन कटोच विठल जी लास्ट कमेंट, मुझे फिर सनम के पास भी जाना है। विठल जी लास्ट कमेंट। जनरल होते हैं ये। The way your spokesperson behave, it is unacceptable on national You security should issues. behave yourself. You अनुमा are जी a senior forces officer. अनुमा No, he should behave. उनको behave करना अनुमा चाहिए। जी जन भाषा कटोच देखिए अनुमा जी उनकी। जन मनीष जी, कटोच इनकी भाषा ये सही नहीं है, बातचीत भाषा सही संवेदनशील करवाइए। मुद्दे पर अगर है, जनरल है तो चर्चा भाषा सही संवेदनशील रखेंगे। मुद्दे पर है, भाषा सही व्यक्तिगत ना हो। रखेंगे। अनुमा जी भाषा सही व्यक्तिगत भाषा व्यक्तिगत सही रखने को व्यक्तिगत सोच और पैनल पर हो रही चर्चा को लेकर हम इस पैनल पर नफरत के जन कटोच अनुमा जी, आप दोनों से आग्रह, लाखों करोड़ों दर्शक आप दोनों को सुन रहे हैं। माँ भारती की आपने सेवा की है, इस तरह के शब्दों के उपयोग के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लोगों में से है, शर्मिंदगी है मुझे। अनुमा जी जल कटोच मैं आपके पास आऊंगा। सनम शाह आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है आवाज। सनम आज इस डिबेट पर आप ये दर्शकों को वायदा करें कि कोई भी आदमी अगर आतंक का सिंपैथाइजर होगा, सहानुभूति रखता होगा, उसका हर्ष क्या करोगे आप लोग? आप युवा हैं, कश्मीर की ताकत कश्मीर आप जैसे कंधों पर है। कश्मीर को लेकर अगर आप लोगों के मन में इस तरह की सोच होगी, हिंदू और मुसलमान, तो मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर कभी भी वो कश्मीर नहीं हो पाएगा जो जन्नत अमी अस्त। सर मैं जवाब देना चाहता हूं आपको। मैं एक पीसफुली मैसेज दूंगा सर, अमन दूंगा। पहले मैं कहना चाहता हूं जो भी मेरे जम्मू कश्मीर की तरफ या मेरे देश की तरफ कोई गलत निगाह से देखेगा तो सनम शाह उसकी आंखें निकाल देगा, मौत के घाट उतार देंगे। सर सनम भाई से सवाल मैं भी लेना एक सेकंड चाहूंगा। बोल लेने जी बात पूरी करें। मैं ये कहना चाहता हूं जब मेरे देश की तरफ, मेरे जम्मू कश्मीर की तरफ सर मेरे दादाओं परदादाओं ने छातियों पे गोलियां खाई हैं सर, देश के तिरंगे को आंच नहीं आने दी, टांगों पे गोलियां खाई, देश के तिरंगे को आंच नहीं आने दी। सनम आपने ये विश्वास दिलाया, सनम आपने ये विश्वास दिलाया है कि कश्मीर और भारत की तरफ अगर किसी ने आंख उठा के देखी तो आप क्या करेंगे, ये आपने कहा है। ऋषभ छोटा सवाल छोटा जवाब, मुझे बहस खत्म करनी है, विठल जी के पास भी जाना है। 10 सेकंड में मैं कंक्लूड करता हूं। मैं अपने सनम भाई से कहना चाहता हूं, अच्छा लगा सुनकर कि देश के लिए आप खड़े हैं, कश्मीर में रह के देश के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। सर थोड़ी सी भी सहायता उनकी भी कीजिएगा, जब गैर कश्मीरी और जो हिंदू भाई बहन वहां मारे जा रहे हैं उनके लिए भी, वहां के लोगों को रोड पे अगर आके उनकी भी मदद कर सके तो जरूर कीजिएगा, और उन लोगों को चिन्हित जरूर कीजिएगा जो घर में आतंकवादी घुसपैठियों को पनाह देते हैं। तो मुझे लगता है कश्मीर में जल्दी अमन आएगा, सरकार तो मजबूती से आपके साथ खड़ी है। जी ऋषभ तिवारी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य जी आप जुड़ी, आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ मेजर जनरल कटोच आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे मेहमान जो आज इंडिया का सवाल में आए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है सरकार अपने एक्शन प्लान के तहत ये सुनिश्चित करे,
ये सुनिश्चित करे कि आतंकी भाग खड़े हों और कश्मीर में हिंदू हो या मुसलमान भारतीय का राज हो। हम इसे गैर कश्मीरी और मुसलमान में ना बांटते हुए भारतीय का राज हो। जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा फिर एक बार कि अब आतंकवाद का खात्मा जरूरी है, जो जिंदगियों से खुशियों के रंग छीन लेता है। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।